साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। पहली बड़ी खबर यह है, कानपुर के गोविंदपुरी स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। वाराणसी से अहमदाबाद जा रही थी साबरमती एक्सप्रेस। रात करीब 2:30 बजे हुआ ट्रेन हादसा। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वाराणसी से अहमदाबाद की तरफ जा रही थी ट्रेन, जो कि हादसे का शिकार हो गई। गनीमत यह है कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। रात करीब 2:30 बजे ये ट्रेन हादसा हुआ है। साबरमती एक्सप्रेस के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। यूपी के कानपुर में वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से हादसा हो गया। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास हुए हादसे को लेकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे ने कहा कि बोल्डर टकराने से ये हादसा हुआ है। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। पुलिस के मुताबिक कोई यात्री घायल नहीं हुआ है। बनारस से साबरमती जा रही थी ये ट्रेन, जिसके कुछ डब्बे डीरेल इसमें हुए और लेकिन सभी सुरक्षित हैं। हादसे की वजह से झांसी रेल रूट बाधित हो गया है, जिसके चलते कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रोविंग एडिटर पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। पंकज जी, इस हादसे के बारे में आगे और क्या सूचना मिल पाई है, क्योंकि मरम्मत का काम भी जारी है, कई ट्रेनों का आवागमन भी प्रभावित हुआ है। जी हाँ, देखिए, सबसे बड़ी राहत की बात तो ये है कि हालांकि ट्रेन के साबरमती एक्सप्रेस के 22 डब्बे पटरी से उतरे, लेकिन किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ, मामूली खरोंचे आई। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस ट्रैक पर कानपुर के पास ये दुर्घटना हुई है, तो उस ट्रैक को जल्द से जल्द जो है वो दुरुस्त कर लिया जाए, ताकि ट्रेनों की आवाजाही सामान्य हो जाए। कुछ ट्रेनें कैंसिल की, कुछ के रूट भी बदले गए हैं। जो मुसाफिर ट्रेन से सफर कर रहे थे, उन्हें आगे जाना था, उनके लिए एक स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया गया है, जो वापस कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन लेके आएगी। फिर उनको जहां आगे जाना है, उसके लिए ट्रेन का इंतजाम किया जाएगा। जो लोग अगल बगल जाने वाले थे कम दूरी के लिए, उनके लिए बसों का इंतजाम किया जा रहा है और वहां से उन यात्रियों को भेजा जा रहा है। पंकज, कुछ पता चल पा रहा है कि इस तरह से डिरेल क्यों हुई, ये ट्रेन क्यों डिरेल हुई? डिब्बे इतने सारे डिब्बे कैसे पटरी से उतर गए? देखिए, जो शुरुआती जो जानकारी आई है, जो मौके पर पुलिस की टीम और रेलवे की टीम वहां पहुंची थी और ड्राइवर और गार्ड से जो बात हुई है, उसके आधार पर ये जानकारी आई है कि कुछ बोल्डर था वहां पर। उस बोल्डर के टकरा जाने से ये दुर्घटना हुई है, यानी कि ट्रेन पटरी से उतरी है, बस पटरी से उतरी है, कोई कोलिजन नहीं हुआ है, ना ही कोच पलटे, ना डब्बे पलटे हैं। लेकिन इस पर विस्तृत जांच के बाद ही मुतमईन तौर पर कहा जा सकता है कि क्या वजह रही। शुक्रिया पंकज आपका इस जानकारी। आगे बढ़ते हैं। देश भर के डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे हड़ताल पर हैं। आईएमए ने किया है हड़ताल का ऐलान। हड़ताल के दौरान ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में ये हड़ताल। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में और उसके बाद आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के खिलाफ आज की हड़ताल रखने का फैसला किया गया है। आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। इस हड़ताल के दौरान अस्पतालों में ओपीडी और नियमित सर्जरी बंद रहेगी, वहीं इमरजेंसी सेवाएं चलती रहेंगी। उसके लिए आईएमए को तारीख 17 को सुबह 6 बजे से 18 को सुबह 6 बजे तक का जो 24 घंटे का विड्रॉल ऑफ द सर्विसेज का कॉल देना पड़ा। उसमें ओपीडी और सिलेक्टिव सर्जरी और इलेक्टिव सर्जरी विल बी पोस्टपोन्ड। और आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पुनीत शर्मा एम्स दिल्ली से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनका रुख सीधे कर लेते हैं। पुनीत, कोलकाता मामले को लेकर के आईएमए भी बेहद नाराज है, डॉक्टर्स भी अलग अलग शहरों में इस तरीके से हड़ताल पर उतरे हुए हैं। दिल्ली में भी हड़ताल चल रही है। एम्स के डॉक्टर्स का क्या कहना है, उनकी मांगे क्या हैं? आज क्या ओपीडी यहां पर बाधित रहेगा इस हड़ताल की वजह से? दिल्ली के आरजी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या की गई है, तो पूरे डॉक्टर्स ग्रुप में बहुत ज़्यादा उबाल है।
सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे, लेकिन अब उनके हड़ताल ने जोर पकड़ लिया है कि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी अब उनके साथ जुड़ गए हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने भी आज 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया, यानी शनिवार सुबह 6 बजे से लेकर के रविवार सुबह 6 बजे तक किसी भी तरीके की ओपीडी नहीं की जाएगी। और ये सरकारी अस्पतालों के साथ साथ दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में भी लागू होगा, यानी कि मरीजों के लिए आज खासी परेशानी का दिन हो सकता है, क्योंकि वो अब ओपीडी में अगले 24 घंटे तक अपने आप को डॉक्टर को नहीं दिखा पाएंगे। डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है, वो लोगों की जान बचाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स में गुस्सा इसी बात का है कि अब उनकी जान पर बना रही है। उनकी सुरक्षा को लेकर किसी भी तरीके का कानून नहीं बनाया गया है और इस तरीके से उनके साथ मारपीट की जा रही है। खासतौर से हत्या और रेप के बाद जिस तरीके से कोलकाता मेडिकल कॉलेज में घुसकर अराजक तत्वों ने एक बार फिर वहां पर डॉक्टर्स के साथ मारपीट की है, इसको लेकर के डॉक्टर्स काफी ज्यादा गुस्से में, और कल भी डॉक्टर्स ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था। और आज के दिन यानी अगले 24 घंटे मरीजों के लिए काफी मुश्किल भरे हैं, क्योंकि इमरजेंसी सेवाओं को छोड़ करके ओपीडी और जो बिल्कुल इसका असर सीधे तौर पर उन मरीजों पर होगा जो आज अस्पताल पहुंचने वाले। लेकिन आपसे यह भी समझना चाहेंगे कि सीधे तौर पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें डॉक्टर्स की तरफ से और आईएमए की तरफ से क्या मांगे रखी जा रही है? देखिए, मांगों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले उनका यह कहना है कि हमारे लिए सिक्योरिटी एक्ट को बनाया जाए, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा हो जाता है। दूसरा, जो डॉक्टर्स के साथ इस तरीके की मारपीट कर रहे हैं, इस चीज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस चौकी बनाई जाती है हर एक अस्पताल में, उन अस्पतालों में पुलिसकर्मियों की जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर्स की सुरक्षा। आए दिन कोई ना कोई मरीज के तीमारदार डॉक्टर्स पर हमला करते रहे, तो इस तरीके के डॉक्टर्स जो कि 36 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनको किसी भी तरीके की सुविधा नहीं मिलती है, उनके साथ मारपीट की जाती है, रेप और हत्या जैसी घटनाएं होती हैं। यही सारी मांग है कि सरकार इन तमाम मांगों को लेकर पुनीत आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है और हमें देखना होगा कि इन विरोध प्रदर्शनों का आखिरकार कब तक और क्या असर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुनीत इस जानकारी के लिए। और देखिए, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल ने सीबीआई की पूछताछ और वारदात वाले दिन को लेकर पूछे गए सवाल। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की कॉल डिटेल्स को लेकर सवाल पूछे गए। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से अब तक जांच और फाइंडिंग के आधार पर पूछताछ की गई है। संदीप घोष से वारदात वाले दिन की उनकी मूवमेंट को लेकर सवाल किए गए। वारदात के अगले दिन के घटनाक्रम को लेकर सवाल। उनसे पूछा गया कि वारदात के बाद अस्पताल प्रशासन ने जो बयान मीडिया में दिए वो किस आधार पर दिए गए। उनसे पूछा गया है कि उन्हें घटना की जानकारी कब और किससे मिली। जानकारी मिलने के बाद उन्होंने क्या किया, किसको बताया। उनकी कॉल डिटेल्स को लेकर भी सवाल पूछे जाने की खबर है। कोलकाता रेप केस में सीबीआई ने डॉक्टर्स के बाद अस्पताल के दूसरे स्टाफ के बयान भी दर्ज किए हैं। सीबीआई ने वारदात की जगह पर आरोपी के साथ सीन रिक्रिएट भी किया है। आरजी कर अस्पताल का ये वो स्टाफ है जो वारदात वाली रात हॉस्पिटल में तैनात थे। इनमें वार्ड बॉय, नर्सिंग स्टाफ समेत अस्पताल के सुरक्षा गार्ड हैं, जिन्हें हेल्थ विभाग की कार से कोलकाता सीबीआई दफ्तर लाया गया। सीबीआई ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की। 3 दिनों में 10 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज हो चुके हैं। खबर है कि सीबीआई ने 30 से 35 लोगों की एक लिस्ट तैयार की है। लिस्ट में मृतक के कुछ दोस्त भी शामिल हैं। ये वो दोस्त हैं जिनके नाम पीड़ित परिवार ने सीबीआई को दिए हैं। कुछ डॉक्टर्स छात्रों को सीबीआई समन कर सकती है। और कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। हत्याकांड को लेकर मृतक डॉक्टर के पिता ने अस्पताल प्रशासन से कई सवाल किए। मेरा लड़की ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकले। इसका प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सस्ते ना दिया। थोड़ा उसका दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटे से लड़की का जो ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। और अब आपको मुंबई से आए एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो दिखाते हैं, जिसमें एक महिला खुदकुशी करने के लिए मुंबई के अटल सेतु से कूद जाती है।
वीडियो में दिख रही महिला कार से उतरकर अटल सेतु का रेलिंग क्रॉस करके खुदकुशी करने जा रही थी। तभी एक शख्स उसे रोकने के लिए वहां आ जाता है, लेकिन महिला नहीं मानती और अचानक अटल सेतु में छलांग लगा देती है। तभी वहां मौजूद शख्स उनके बालों को पकड़ लेता है। चीख पुकार सुनकर कुछ ही दूरी पर मौजूद ट्रैफिक के कांस्टेबल भी महिला को बचाने के लिए पहुंच जाते हैं और बड़ी मुश्किल से महिला को बाहर निकालते हैं। महिला की पहचान 56 साल की रीमा मुकेश पटेल के रूप में हुई है, जो मुलुंड की रहने वाली है। महिला की खुदकुशी की वजह का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। मध्य प्रदेश के सीधी में एक 9वीं की छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की, उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मध्य प्रदेश के सीधी में एक लड़की ने लगातार 7 बार अपने गले पर धारदार हथियार से वार किया। घटना पास में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि छात्रा को उसके दोस्त ने रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन छात्रा ने उसे झटक दिया और फिर ताबड़तोड़ वार किए। शोर मचने के बाद कुछ लोग जमा हुए और फिर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पूरा मामला सिमरिया हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने बाजार का है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की आज बैठक होनी है। बैठक में सभी प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे। आज दोपहर 2 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होने जा रही है। बैठक की अगुवाई केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। पीएम मोदी भी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करेंगे। जानकारी के मुताबिक बैठक में राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक किस मुद्दे पर पार्टी को आगे बढ़ना है और किस मुद्दे पर विपक्ष को घेरना है, इन सब बातों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बीजेपी के संगठनात्मक चुनाव के साथ साथ सदस्यता अभियान पर चर्चा की जाएगी। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर कल पार्टी महासचिवों की बैठक हुई। बैठक में हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी हुई। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर पार्टी महासचिवों की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि 1 सितंबर 2024 से बीजेपी के राष्ट्रीय सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। सदस्यता अभियान पूरा होने के बाद बीजेपी के संगठन के चुनाव होते हैं, जिसके तहत मंडल से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव कराए जाते हैं। नए अध्यक्ष का चुनाव उसके बाद होगा। बैठक में संगठन महासचिव बीएल संतोष, विनोद तावड़े, तरुण चोक समेत कई नेता मौजूद रहे। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून से अब तक करीब 2 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनमें कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी भी शामिल है। इनिशियल फ्यू कैबिनेट की मीटिंग्स में करीब 1,54,000 करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं और आज के सब जोड़ देंगे तो करीब 2 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैबिनेट में अप्रूव हुए। वैष्णव के मुताबिक सरकार की प्राथमिकता रोजगार पैदा करने और आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाने की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,962 करोड़ रुपए की लागत से पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और बिहार के बिहटा में हवाई अड्डा परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए कहा है कि बढ़ती हवाई कनेक्टिविटी पर्यटन और कमर्शियल विकास के लिए बहुत अच्छी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने पश्चिम बंगाल के बागडोगरा और बिहार के बिहटा में नए हवाई अड्डों को मंजूरी दे दी है। इससे इन स्थानों पर आने जाने में यात्रा सुनिश्चित हो सकेगी। बागडोगरा हवाई अड्डे पर एक नए सिविल एनक्लेव के लिए 1,549 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी दी गई है, जबकि बिहार के बिहटा में 1,413 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक नया सिविल एनक्लेव बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल हमास युद्ध रोकने के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है। शांति वार्ता की कोशिशों के बीच दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच ये बातचीत हुई। इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। बातचीत को लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पीएम नेतन्याहू ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। हमने पश्चिम एशिया की मौजूदा हालात पर चर्चा की। स्थिति में सुधार की जरूरत है। सभी बंधकों की तत्काल रिहाई होनी चाहिए। हमने युद्ध विराम और मानवीय सहायता जारी रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत ऐसे समय में हुई जब इजरायल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा हुआ है।
और आज तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन होने जा रहा है। शिखर सम्मेलन का विषय सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ है। भारत की मेजबानी में आज तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन होने जा रहा है। सम्मेलन में ग्लोबल साउथ देश चुनौतियों, प्राथमिकताओं, विकासशील देशों की समस्याओं और समाधान तलाशने पर चर्चा करेंगे। Voice of Global South. This is the third edition. As we have done on 2 occasions in the past, all Global South countries have been invited. We have a large number of countries participating. पीएम मोदी ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार की मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को इस सम्मेलन में आमंत्रित किया है। और अब बात बांग्लादेश की करेंगे। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। ये रिपोर्ट। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ट्वीट की जानकारी दी। पीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार से टेलीफोन पर बात की। बातचीत के दौरान पीएम ने एक लोकतांत्रिक, स्थिर, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील बांग्लादेश के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। पीएम ने अंतरिम सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। प्रोफेसर यूनुस ने बांग्लादेश में हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र के नासिक और जलगांव में बांग्लादेश हिंसा को लेकर काफी हंगामा हुआ। फिलहाल हालात काबू में हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं, जहां बांग्लादेश हिंसा को लेकर जबरदस्त हंगामा तब हुआ। बांग्लादेश में अत्याचार को लेकर हिंदू संगठन रैली निकाल रहे थे। रैली के दौरान भद्रकाली इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। प्रशासन के मुताबिक हालात नियंत्रण में है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने शांति की अपील की है। समय पे पुलिस वहाँ पर पहुँच गई, पूरी स्थिति कंट्रोल में है। ऐसे भी शांतता का आह्वान हमने किया, प्रशासन ने, शासन ने किया है और अभी स्थिति जो है वो मतलब काबू में है। धार्मिक नगरी चित्रकूट के संतों ने प्रशासन को चित्रकूट से मुसलमानों को हटाने को लेकर अल्टीमेटम दिया है। संतों ने कहा है कि वो बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों से आहत हैं। ऐसे में अब शांतिपूर्वक नहीं, क्रांतिपूर्वक बात होगी। चित्रकूट की धरती पर संत गुस्से में हैं। संतों ने आक्रोश यात्रा निकाली और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और कट्टरता का विरोध किया। संतों का कहना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बर्बरता और मानवता के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ और मानवाधिकार चुप है, वो चिंताजनक है। क्यों संयुक्त राष्ट्र संघ मौन है? क्या वह मानवता की रक्षा के लिए यहाँ पर कदम नहीं उठा सकता? तो निश्चित है अगर ये लोग सारे मौन रहेंगे तो हम हिंदू भाई बहन मौन नहीं रहेंगे। राजस्थान के उदयपुर में एक छात्र पर चाकू से हमला होने के बाद शहर में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद उदयपुर में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। उदयपुर में कल रात 10 बजे से इंटरनेट सेवा बंद है। ये पाबंदी 24 घंटे तक लागू रहेगी। उदयपुर में कल एक सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा के एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया था, जिसके बाद शहर में हिंसा भड़क गई। भीड़ ने कई गाड़ियों में आग लगा दी और पथराव किया। हालात को देखते हुए उदयपुर में RAC की 5 अतिरिक्त कंपनी तैनात की गई हैं। तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई, उसके पश्चात तुरंत हमने निर्णय लेकर के 144 पूरे शहर में इंपोज की। आरोपी नाबालिग छात्र के साथ ही 2 और संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ लिया है। और रात के वक्त उदयपुर में किस तरह के हालात रहे, देखिए TV9 संवाददाता भगवान प्रजापत की एक ग्राउंड रिपोर्ट। शहर के बटेन चोटा स्थित सरकारी स्कूल में 2 नाबालिग बच्चे आपस में उलझ गए। उसके बाद समुदाय विशेष के एक बच्चे ने दूसरे पर हमला कर दिया। उस छात्र को गंभीर रूप से घायल होने के बाद एमबी हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। इसके बाद पूरे शहर में माहौल तनावपूर्ण हो गया। आप देख सकते हैं कि मैं अभी इस वक्त शहर के रेलगेट चौराहे पर खड़ा हूँ। यह वह चौराहा है जहाँ पर इस समय अच्छी खासी भीड़ हुआ करती है, क्योंकि जो समय हुआ है वह लोगों के घर जाने का समय होता है और अच्छी खासी भीड़ होती है। लेकिन शहर में तनाव होने के बाद यहाँ पर जो है स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुनसान बनी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को नए सिरे से जारी करने का आदेश दिया।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के नतीजे नए सिरे से जारी करने के आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई चयन सूची जारी करनी होगी। रिजल्ट में सामान्य की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। नई लिस्ट बनने से 4 साल से सेवाएं दे रहे हजारों टीचर बाहर हो जाएंगे। अपने फैसले में कोर्ट ने कहा है कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए। पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल कोई ऐलान चुनाव आयोग ने नहीं किया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पिछली बार जम्मू कश्मीर का चुनाव नहीं था। इस बार जम्मू कश्मीर में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बलों की जरूरत हो गई है। महाराष्ट्र में बारिश भी थी, बीएलओस का वर्क करना बाकी है और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं जिसको हमें शेड्यूल करने में देखना है। दैट इज लाइक गणेश फेस्टिवल, पितृपक्ष, नवरात्रि। जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरणों में चुनाव होना है, तो वहीं हरियाणा में एक ही चरण में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। और अब खबर लखनऊ से, जहां यूपी पुलिस के एक सिपाही ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी को गोली मारने के बाद आरोपी सर्वेश रावत ने खुद को भी गोली मार ली। सर्वेश रावत इस समय कानपुर में सिपाही के रूप में तैनात है। उनकी पत्नी कानपुर पोस्ट ऑफिस में बाबू के पद पर काम करती थी। बताया जा रहा है कि वारदात के समय मृतक महिला की मां मौके पर ही मौजूद थी। कि इनका आपस में पारिवारिक विवाद का एक मुकदमा भी पंजीकृत था, बाद में जिसमें कोर्ट के माध्यम से समझौता भी हुआ था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में जो पारिवारिक विवाद और पारिवारिक समस्याएं थी, जिसकी वजह से ये घटना हुई है। आज भारतीय रेसलर विनेश फोगाट पेरिस से भारत लौट रही हैं। देश में उनके भव्य स्वागत की तैयारी चल रही है। विनेश फोगाट आज सुबह करीब 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उसके साथ वो हरियाणा के चरखी दादरी के बलाली गांव तक रोड शो करेंगी। तस्वीरें बलाली गांव की हैं, जहां विनेश के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। भले ही उन्हें ओलंपिक में मेडल न मिला हो, लेकिन उनका स्वागत गोल्ड मेडल विजेता के अनुसार ही किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आने वालों को देशी घी के व्यंजन परोसे जाएंगे। इससे पहले हरियाणा सरकार विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल विजेता के रूप में 4 करोड़ रुपए देने का ऐलान कर चुकी है। भारत के 84 खिलाड़ियों का दल पैरालंपिक के लिए पेरिस रवाना हो गया है। विदाई समारोह में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी शामिल। पेरिस ओलंपिक के बाद अब पेरिस में ही 28 अगस्त से 8 सितंबर तक पैरालंपिक खेलों का आयोजन होना है, जिन्हें विदाई देने के लिए दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। पिछली बार टोक्यो पैरालंपिक में 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इस बार 84 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद और विश्वास है हमारे पैरा ओलंपिक खेलने वाले हमारे खिलाड़ी पेरिस में अच्छा प्रदर्शन करेंगे, अच्छा खेलेंगे, स्वयं का, अपना माता पिता का और देश का गौरव बढ़ाएगा।